हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 4, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ऐसे तो यूनिट 11 है ये, बट फोर्थ चैप्टर है। अब तक हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3, बट यूट्यूब में सिर्फ 1 ही पूरा अवेलेबल है। 2 और 3 का सिर्फ पहला वीडियो ही है और नोट्स एंड ऑल भी नहीं है। सेम चैप्टर जो 4 है इसका भी वही रहेगा, सिर्फ पहला वीडियो रहेगा, बाकी सब और वीडियोस अवेलेबल यूट्यूब में नहीं रहेगा, वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, ये चैप्टर से देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और आई गेस एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, 8 मार्क्स का। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग का ये सिलेबस दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। तो फाइनेंस का मतलब हम लोग सबको ही पता है। फाइनेंस का मतलब हम लोग सभी को पता है सर क्या होता है फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में अगर बोला जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, इसको ही बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ये पता लगाना कितना फंड चाहिए, वो फंड कहां से आएगा और किस तरह खर्च किया जाएगा, इसको ही बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गिव्स एम्फेसाइज ऑन कलेक्शन ऑफ रिक्विजिट फंड एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट्स: डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, कहां से वो कैपिटल आएगा, ठीक है, फिर किस तरह से एसेट्स में एलोकेट होगा, कैसे रेस किया जाएगा कैपिटल, कैसे मैनेज किया जाएगा कैश फ्लो को, डे टू डे एक्सपेंसेस को, शेयर होल्डर्स लोग को प्रॉफिट्स कैसे देंगे, ये सब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है ना? अरे शॉर्ट में हम लोग अपने घर में करते हैं ना, मम्मी पापा को करते हुए देखे होंगे। कोई सामान खरीदना है, कितना पैसा आएगा, कितना ईएमआई पड़ेगा, बच्चा का फीस कितना है, घूमने जाएंगे तो कितना लगेगा, कोई गेस्ट आ गया तो कितना लगेगा, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही तो है। कोई नया घर लेना है हम लोग को, भाई 20 लाख का घर है, मेरा सेविंग्स में कितना है, लोन कितना ले सकते हैं, कितना लोन का ईएमआई हम दे सकेंगे, ठीक है, और अगर कुछ एसेट है क्या, कहीं से रेंटल इनकम आ रहा है क्या, सैलरी बढ़ सकता है क्या, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट जो हम लोग का आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंस एंड रोल है, तो इसको हम शॉर्ट में थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है या रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? नंबर 1, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स का बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन टू इन्वेस्ट, जैसे कि 10 करोड़ फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो पैसा कहां से आएगा? अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स, आपका करेंट एसेट्स कितना होगा, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपैक्ट करता है। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए,
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब आपका अपना पैसा कितना लगा हुआ है, डेब्ट कितना लिया हुआ है, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपैक्ट करता है। पीएल का प्रॉफिट भी इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रीजन से। आप बहुत ज्यादा लोन ले लिए तो आपका पूरा कमाई तो इंटरेस्ट भरने में ही चली जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस में जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इस तरह से फंड्स लेना, मेरा कॉस्ट फंड का लेने का कम पड़े, इंटरेस्ट कम देना पड़े, इस तरह से फंड को एलोकेट करना कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए मेरा, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। यही तो एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीक्स टू जनरेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल गिवन द रिसोर्सेस अवेलेबल ऑफ टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका नेट इनकम बढ़े, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपका एसेट्स इंक्रीज हो, आपका एसेट्स का मार्केट वैल्यू बढ़े, ठीक है, ताकि आपका शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट हो और लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट हो। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई पैसा तो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, मान लो हम फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 रुपया मेरा मंथली इनकम है, प्रॉफिट हो गया लेकिन उधार में 3 महीना बाद मिलेगा तो भाई अभी क्या हम पेट में क्या पत्थर बांध के रहेंगे? तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग that an organization has enough cash and other liquid assets to meet short term obligation। मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट ये नहीं हो कि पैसा तो है, टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे, टाइम पे टैक्स नहीं भर पा रहे, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे, तो ये सब क्या हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो लिक्विडिटी अच्छे से मैनेज करना कि हम अपना करंट एक्सपेंसेस को, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। सॉल्वेंसी मैनेजमेंट कि मेरा जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म में जो पेमेंट करना है, जैसे कि 5 साल बाद हमको एक बड़ा पेमेंट करना है, तो अभी से हमको उसका तैयारी करना पड़ेगा, तभी ना 5 साल बाद पे कर पाएंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एसेट्स को सही से मैनेज करना ताकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कैपिटल को सही से मैनेज करना कि उसमें ओन कैपिटल का भी प्रोपोर्शन और लोन कैपिटल डेप्ट का प्रोपोर्शन सही से बैलेंस्ड रहे। डिविडेंड पॉलिसी कि हम डिविडेंड इस तरह से दे, शेयर होल्डर्स भी खुश रहे, इन्वेस्टर भी खुश रहे और कंपनी के पास भी ज्यादा दिक्कत ना हो फंड्स को लेकर। देखो फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मेनली 3 चीज में इंपैक्ट करता है। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है 3 एलिमेंट होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स और देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। नंबर 1 डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसा हम कहां से रेज करेंगे, कैसे मेरे पास आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम जो पैसा रेज किए हैं उस पैसा को कहां पे लगाएंगे। डिविडेंड डिसीजन, हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वहां से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। ये 3 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है फाइनेंशियल डिसीजन का, ठीक है। तो नंबर 1, ऑन व्हाट एक्टिविटीज फंड शुड बी यूटिलाइज सो दैट द रिटर्न्स फ्रॉम द फंड्स आर मैक्सिमाइज विथ लेस रिस्क, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फ्रॉम विच सोर्स द फंड शुड बी रेज, ताकि जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड है वो मिनिमम रहे, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद हाउ द प्रॉफिट अर्न शुड बी यूज्ड so that the requirement of organization and its owners should be met, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन को एक साथ हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिफर्स टू हाउ funds are invested in different assets so that the firm is able to earn the highest possible return on investment। यार पानी पी लेते हैं थोड़ा।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ एक फर्म फंड्स को इन्वेस्ट करता है अलग अलग एसेट में इस तरह से कि वो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स उस इन्वेस्टमेंट में वो कमा सके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट, इसको बोलते हैं एसेट मिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं आप, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग फंड, अलग अलग प्रोजेक्ट में हम फंड में लगा रहे हैं वो एसेट्स में जो लॉन्ग टर्म में हम लोग को बिजनेस को फायदा दे। जैसे कि एक नया फिक्स्ड एसेट्स हम खरीद रहे, एक बड़ा मशीन खरीदे, बहुत महंगा है, अब 10 करोड़ का मशीन है तो पहले ही साल 10 करोड़ थोड़ी कमा लेंगे, ये मशीन अभी 10 साल चलेगा, 10 साल में हमको बहुत फायदा देगा। हम एक लैंड लिए तो ऐसे थोड़ी कि आज लैंड लिए 1 लाख रुपए 10 लाख का, कल उसको 20 लाख में बेच देंगे, नहीं भाई, 20 साल बाद ये 10 लाख का लैंड 2 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ला रहे हैं, ये या बहुत भारी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट कैंपेन के ऊपर, ये सब जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहता है जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। फिर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को इंपैक्ट करता है आपका। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है? फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कौन कौन इंपैक्ट करेगा? नंबर 1 है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो, व्हेन कंपनी इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन सम प्रोजेक्ट, इट एक्सपेक्ट्स कि इससे रेगुलरली कैश फ्लो आते रहेगा प्रोजेक्ट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मान लो 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए हर साल 5 लाख इनफ्लो करेगा, आपको वापस देगा 4 साल तक के लिए, और प्रोजेक्ट बी जो है जिससे आपको 20 लाख मिलेगा लेकिन 4 साल के बाद, तो इस सिचुएशन में ए ज्यादा बेटर है। समझ लीजिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दोनों ही में आपका 20 लाख रुपए का फायदा है। प्रोजेक्ट ए में, और दोनों ही प्रोजेक्ट को ध्यान से समझिए आप मेरा बात को, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, दोनों ही में टाइम लगेगा 4 इयर्स और आपका प्रॉफिट होने वाला है 20 लाख। प्रोजेक्ट ए में हर साल 5 लाख का प्रॉफिट आपके पास आते रहेगा, और प्रोजेक्ट बी में 4 साल के बाद आपको 20 लाख का प्रॉफिट मिलेगा एक बार में। तो अब यहां पे कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए का ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर साल आपके पास पैसा आ रहा है, तो यहां पे प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट भी इंपैक्ट करता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो, जनरली रेट ऑफ रिटर्न हाई होना चाहिए, है ना, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कैश फ्लो क्या रहेगा, ये सब फैक्टर्स आपका इंपैक्ट करेगा। रिस्क इन्वॉल्व क्या, आप जाओगे भाई जितना कम रिस्क रहे उतना फायदा है ना, रिस्क कम होना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन इंपैक्ट करता है? इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन बोलते हैं। कीपिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एट ऑल द टाइम्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब देखो, एडिक्वेट अमाउंट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड नाइदर बी मोर नॉर बी लेस। मतलब एडुकेट का मतलब है आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं रहना चाहिए वर्किंग कैपिटल को, और कम भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है इसका मतलब है आपका लिक्विडिटी हाई है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप डे टू डे एक्टिविटीज का जो खर्च है उसको सही से चला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिममली अमाउंट आपके पास रहना चाहिए। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर आता है, अब ये हो गया पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ आपको टोटल कितना फंड्स चाहिए और वो फंड्स कहां से आएगा, इसको ही बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज एंड फ्रॉम विच सोर्स इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये मेनली 2 कैटेगरी का होता है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब 2 तरह का फंड लेते हैं, एक होता है ओन कैपिटल, ओनर्स फंड थ्रू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है बोरोड फंड्स, मतलब लोन कैपिटल, कोई दूसरा से हम मांग रहे हैं। अब इसमें हो जाएगा डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं। ठीक है,
शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड, डिवेंचर्स एंड लोन्स एंड बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट बोरोड फंड्स। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या क्या फैक्टर है जो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन को इंपैक्ट करेगा? पहला है कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड्स। क्या मतलब है इसका? कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड्स का मतलब होता है कि मान लो आप 1 लाख रुपया उठा रहे हैं, अब 1 लाख रुपया उठाने में कुछ तो खर्च होगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड। तो जो सोर्स से मेरा खर्च फंड उठाने में सबसे कम हो रहा है, वही सोर्स से हम फंड को उठाएंगे। ठीक है, अब मान लो डिबेंचर से कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड कम आ रहा है तो डिबेंचर से पैसा ले लेंगे। बैंक से लोन लेने में कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड्स कम आ रहा है तो बैंक से लोन ले लेंगे। फिर आता है रिस्क इन्वॉल्व। अगर रिस्क इन्वॉल्व जो है बहुत, जो सोर्स में रिस्क कम है वो सोर्स के थ्रू हम फंड लेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर मेरा कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, हर साल महीना महीना पैसा ठीक आ रहा है, तो यहाँ पे डेब्ट कैपिटल ले लेंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अगर मेरा कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, 4 साल बाद 20 लाख मिलेगा, तो यहाँ पे डेब्ट लेना सही नहीं होगा। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है ब्रोकरी कितना लग रहा है, अंडरराइटर फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, प्लेटफॉर्म चार्जेस, ये सब भी इंपैक्ट करता है कि किस सोर्स से हम फंड ले रहे हैं। फिर आता है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल को छोड़ने नहीं मांग रहे, आप मांग रहे नहीं कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहेगा, डेप्ट लीजिए, लोन लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं कंट्रोल डाइल्यूट कर देंगे, कोई बात नहीं है, तो आप शेयर्स के थ्रू भी पैसा उठा सकते हैं। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, ये सब। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप डेप्ट मत लो। आप ऑलरेडी रेंट भर रहे हो, सैलरी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो आप इंटरेस्ट कहाँ से दे पाओगे? बट अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, आपका खुद का जगह है, सैलरी वैलरी देने नहीं पड़ता है, तो इंटरेस्ट में पैसा ले लो, इंटरेस्ट दे दोगे टाइम टू टाइम। स्टेट ऑफ द मार्केट, कैपिटल मार्केट, अगर बुलिश है, स्टॉक मार्केट बहुत हाई चल रहा है, तो आप शेयर के थ्रू पैसा ले लो, आप ज़्यादा प्रॉफिट बना लोगे, ईजिली आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट बेरिश है, मार्केट का कंडीशन बहुत मंदा चल रहा है, तो कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने नहीं मांगता है, सबको फिक्स रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे डेप्ट कैपिटल ठीक है, आप डिवेंचर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू आप पैसा ले लो। फिर आता है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कितने वक्त के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो भाई लोन ले लो, डिवेंचर्स इशू कर दो। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए शेयर्स ले लो, रिटेन्ड अर्निंग यूज कर लो, ठीक है। तो इसको ये सब फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्रिएट करता है फाइनेंशियल डिसीजन में। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड बाकी हाउ मच प्रॉफिट को अपने पास रखना है फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखो हम लोग पूरा कमाते हैं, पापा पूरा कमा के तो पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं क्या? कुछ पैसा रखते हैं ना कि आगे काम आएगा, तो वही है यहाँ पे। तो कुछ पैसा आपके पास रखा जा रहा है, तो प्रॉफिट कमाए उसमें कितना शेयर होल्डर लोग को दे देना है और कितना ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ऐसा रिजर्व रखेगा ताकि आगे चल के वो काम आ सके। इसको ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट और कितना अपने पास रखेगा बैलेंस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिविडेंड डिसीजन। पहला है अर्निंग, आपका कंट्री का अर्निंग कितना है, ठीक है ना। अगर अर्निंग बहुत हाई है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं, अर्निंग लो है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कंटिन्यूसली हर साल कंपनी अर्न कर रहा है तो उस केस में कंपनी डिविडेंड दे सकता है। अगर कंपनी का अर्निंग का कोई गारंटी नहीं, ये साल कमाया अगला साल अगर नहीं कमाएगा तो यहाँ पे डिविडेंड देना थोड़ा रिस्की है, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी का कैश फ्लो का पोजीशन अच्छा है, हर साल ठीक पैसा आते रहता है टाइम टू टाइम, तो
डिविडेंड दिया जा सकता है। कैश फ्लो का पोजीशन अच्छा नहीं है तो डिविडेंड अभी देना सही नहीं होगा, कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर मेरे पास पैसा ना रहे सैलरी देने के लिए, रेंट देने के लिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी के पास कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है तो वहां पे लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड दो और रिटेन्ड अर्निंग अपने पास ज्यादा रखो, इन्वेस्ट करो कंपनी में ही और ज्यादा ग्रो करवाओ उसको। ठीक है, कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो काम है वो चलते जा रहा है, तो भाई डिविडेंड ज्यादा दो, तब अपने पास रख के रिजर्व क्या करोगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंपनी अगर फॉलो करता है कि नहीं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम देंगे ही देंगे, तो इस केस में इंक्रीज द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली जब कंपनी कॉन्फिडेंट है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज डिविडेंड इंक्रीज नहीं होगा। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, देखो शेयर होल्डर दो तरह का होता है, एक दोज हु इन्वेस्ट की सोच के कि हमको रेगुलरली पैसा मिले, दूसरा इन्वेस्ट करता है कि भाई हमको रेगुलर पैसा नहीं मिले, मेरा शेयर का दाम बढ़ते रहे। तो इस केस में अगर आपको रेगुलर इनकम वाला शेयर होल्डर आपके पास है तो आप उसको डिविडेंड देते जाइए, लेकिन आपका शेयर होल्डर जो है वो ये मिजाज वाला है कि नहीं हमको डिविडेंड नहीं चाहिए लेकिन 5 साल 6 साल बाद मेरा कंपनी का शेयर का वैल्यू बहुत बढ़े, तो यहां पे आपको डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है, आपका कंपनी का कैपिटल एप्रिसिएशन होते रहेगा। फिर आता है टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर आपको कुछ छूट दे रहा है कि आप अगर डिविडेंड दे रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इस छूट का फायदा उठाते हुए देखो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी। अंडर द प्रेजेंट टैक्स सिस्टम डिविडेंड इज टैक्स फ्री फॉर शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड। ठीक है, इफ द रेट ऑफ टैक्स हाई है तो कंपनी कम डिविडेंड देगा, रेट ऑफ टैक्स कम है तो कंपनी ज्यादा डिक्लेयर करेगा डिविडेंड। ठीक है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, अगर डिविडेंड देने से आपका कंपनी का फायदा हो रहा है, कंपनी का गुडविल बढ़ रहा है, ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो डिविडेंड दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है ना ये सब। अगर आपका डिविडेंड देने से शेयर मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो डिविडेंड वहां देने की जरूरत नहीं है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, अगर कंपनी चाहता है कि मोर कैपिटल, द कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल इट कैन, और वो शेयर्स इजिली इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके इजिली एक्स्ट्रा कैपिटल रेस कर सकता है, तो इस केस में एक्सेस डिविडेंड देने का, एक्स्ट्रा डिविडेंड देने का जरूरत नहीं, जरूरत है, दे सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझो, फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हम खुद हो गए थे एक्सप्लेन करते हुए। देखो, अगर कंपनी का कैपिटल मार्केट में एक्सेस अच्छा है, मतलब क्या है इसका, कि कंपनी कभी भी चाहे तो डिवेंचर्स इशू करके पैसा रेस कर सकता है, शेयर इशू करके पैसा रेस कर सकता है, तो यहां पे कंपनी को डिविडेंड दे देना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड दे देना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बट अगर कंपनी इजिली कैपिटल रेज नहीं कर सकता है तो इस केस में कंपनी को डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को अगर पैसा का जरूरत पड़ा तो आप तो डिवेंचर इशू करके रेस कर नहीं सकते, तो रिजर्व अपने पास रखिए। ठीक है, रिजर्व अपने पास रखिए। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि नहीं भाई आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, लॉस से लिमिटेशंस है तो आप दीजिए, अगर ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको देने का जरूरत डिविडेंड नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी का डिविडेंड देना ही पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस है कि नहीं देना है तो नहीं देंगे। अगर लॉ है कि नहीं हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना ही पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा टर्म्स ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये सब जो है डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, यहां तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 3-4 क्लास लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, बट यूट्यूब में सिर्फ फर्स्ट क्लास ही आया है। अगर बाकी सब क्लास आप लोग को चाहिए तो 8334835908 ये मेरा नंबर है, इस नंबर में व्हाट्सएप में हमको कांटेक्ट करिए। ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए। जितना भी सब्जेक्ट्स है ये सब सब्जेक्ट्स का आपको वीडियोस, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। हम लोग का पेड बैच में इनरोल होने के लिए जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर में आप लोग ज़रूर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये तो एक ही वीडियो है, बाकी सब नोट्स एंड वीडियोस तो आप लोग के पास नहीं आएगा, तो आप लोग पेड बैच में इनरोल हो जाइए।
ठीक है। और सिर्फ BSTD का नहीं, कॉस्ट, टैक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, CLPA, ये सब का क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगा। बट आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल हुई। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं यूट्यूब के स्टूडेंट से नेक्स्ट चैप्टर में, और यूट्यूब पेड बैच वाले स्टूडेंट से नेक्स्ट क्लास में।